नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको थंबनेल में ही दिख रहा होगा, ग्रेड ओ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर सैलरी सीटीसी एंड अदर डिटेल्स। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि मैं इसके ऊपर सेशन लेके आऊँ। मुझे अभी तक कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डेटा मिल नहीं पा रहा था, जिस वजह से मैं सेशन लेके नहीं आ पाया था, लेकिन जैसे ही मुझे ये डेटा मिला, मैंने सोचा कि इसके ऊपर सेशन बनाया जाए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी कितनी है, ये कितनी होगी, सीटीसी कितना बैठेगा और क्या क्या और बेनिफिट्स हैं जो कि मिलते हैं। साथ ही मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि किन लोगों को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या किन लोगों को नहीं करना चाहिए। वो उनकी खुद की कॉल होगी ये वीडियो देखने के बाद कि वो अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो चलिए बिना देर करे हुए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो ये एक तरीके का आपका रेगुलर ऑफिसर कैडर है, यानी कि ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है। कि कई जगह होता है कॉन्ट्रेक्चुअल आपका निकलता है, तो यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, प्रॉपर रेगुलर ऑफिसर कैडर की प्रोफाइल है ये। और इसमें जो ऑफिसर्स की पोस्टिंग होगी, मतलब जिनका भी रिक्रूटमेंट होगा, उनकी जो पोस्टिंग होगी वो रिटेल ब्रांच बैंकिंग में होगी, जिसमें आप सेल्स और ऑपरेशन ये दोनों फंक्शंस कर रहे होंगे। और जिसकी कोई अगर स्पेसिफिक स्किल सेट है या जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, मतलब बैंक की जो भी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है या डिपार्टमेंट मिल सकता है। लेकिन जनरली आप ये मान के चलिए कि रिटेल ब्रांच बैंकिंग मतलब जहाँ पे आपका कस्टमर फेसिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपका सेल्स और ऑपरेशंस का काम ज़्यादा होगा जो इस प्रोफाइल पे आते हैं। अब यहाँ पे फिक्स कंपनसेशन की बात करते हैं कि जो कॉस्ट टू कंपनी है, जो सीटीसी हम कहते हैं, यानी कॉस्ट टू कंपनी, वो रेंज करेगी आपकी 6.14 लाख से 6.50 लाख के बीच में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। और एनुअल जो इंक्रीमेंट है वो बेस्ड होगा आपका, जो आपकी परफॉर्मेंस होगी या दूसरे पैरामीटर्स होंगे जो कि बैंक डिसाइड करेगा, उसके ऊपर कि कितना आपका एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो चार्ट दिया हुआ है कि कंपोनेंट क्या क्या होंगे आपके सैलरी के, एनुअली आपका अमाउंट कितना होगा, पर मंथ आपका अमाउंट कितना होगा, तो उसको देख लेते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आपका चार्ट है, ये एक तरीके से ग्रेड ए, मतलब सॉरी ग्रेड ए नहीं, मैं ये कहूँगा कि क्लास ए सिटी जो है, यानी कि आप जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं उनको मान के चलिए, उसके हिसाब से बनाया हुआ चार्ट है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन करी गई है, मतलब मैक्सिमम साइड पे जितना हो सकता है आपका, यानी 6.5 लाख जो आपका सीटीसी है, उसके बेसिस पे ये चार्ट आपका बना हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं बेसिक पे जो होगी वो आपकी होगी 15,000, जो कि एनुअली आपकी हो जाएगी 1,80,000। हाउस रेंट अलाउंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लास ए, यानी कि क्लास ए सिटी को, तो वो आपका एनुअली होगा 90,000। पर मंथ जो होगा वो आपका 7,500। लीव ट्रैवलिंग अलाउंस या एलएफसी कहते हैं इसे, ये आपको मंथली नहीं मिलेगा, ये साल में आप एक बार क्लेम करेंगे तो एक बार आपको मिलेगा, जो कि होगा 5,650। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होगा आपका मंथली 10,000, जो कि आपका एनुअली 1,20,000 हो जाएगा। पर्सनल अलाउंस 6,250 मंथली, जो कि आपका एनुअली 75,000 हो जाएगा। लर्निंग अलाउंस 400 रुपीज़ मंथली, जो कि आपका एनुअली 4,800। प्रोफेशनल अलाउंस 6,250 मंथली, जो कि आपका 75,000 हो जाएगा। और एक और स्पेशल अलाउंस होगा आपका, जो कि 5,000 मंथली, यानी कि 60,000 एनुअली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए हुआ ग्रॉस सैलरी लिखी हुई है, जो कि आपकी मंथली बनेगी 50,400, यानी कि ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी, ये नेट सैलरी नहीं होगी, मतलब ये आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी, ये टोटल या ग्रॉस सैलरी है आपकी। और अगर आप इसको एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी हो जाएगी 6,10,450। अब यहाँ पे आपका न्यू पेंशन स्कीम जो है, उसके हिसाब से आपके डिडक्शंस होंगे, जिसमें कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसका एनुअली दिया हुआ है कि एनुअली आपका टोटल कितना होगा, 25,200, जो कि डिडक्शंस पार्ट होगा। इसी तरीके से ग्रेचुटी भी होगी एप्लीकेबल, जिसके लिए आपका एनुअली जो डिडक्शन होगा वो 8,653 होगा। तो ये जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है, यानी कि ग्रेचुटी प्लस एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, ये एनुअली आपका बैठ जाता है 33,853। इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी में से और भी डिडक्शन होगा, जो कि आपका होगा एक तो फ्लोटर मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम का 3,825, ये आपका एनुअली होगा इसको, लेकिन मंथली आपका जो सैलरी स्लिप आएगी उसमें आपका मंथली डिवाइड जब आप करेंगे डिवाइडेड बाई 12, उतना अमाउंट आपका कटेगा। इसी हिसाब से ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम जो है 1,872, ये एनुअली है, इसका जो आप डिवाइड बाई 12 करेंगे तो मंथली आपकी सैलरी स्लिप में से जो ज्वाइन करेंगे एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, उनका अमाउंट डिडक्ट होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में एक तरीके से आपको सम एश्योर्ड देखिए, आप ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 35 लाख का है, इसी तरीके से आपका मेडिक्लेम पॉलिसी में 2 लाख का है, जो कि आपको मिलता है इन केस अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है, तो उस टाइम पे आप इस फैसिलिटी का
अवेल कर सकते हैं, तो इसलिए होता है ये। तो ये सब भी आपका सीटीसी का ही पार्ट होता है, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी का। तो जब आप जो आपकी ग्रॉस सैलरी है प्लस आपका जो टोटल रिटायरल बेनिफिट्स है प्लस जो टोटल परक्यूसिट्स है, उसको जब आप टोटल करेंगे तो उस हिसाब से आपका टोटल फिक्स पे जो है वो आपका एनुअली जो 6.5 लैक्स है, जो मैक्सिमम जाएगा क्लास ए सिटी यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वो आपका 6.5 लैक्स जाएगा आपका ग्रेड ओ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ भी है कि जो सीटीसी है वो आपका डिपेंड करेगा एचआरए के ऊपर। एचआरए आपका जो होगा वो पे करा जाएगा बेस्ड अपॉन कि आप किस क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी में आते हैं, यानी कि क्लास ए में आते हैं, क्लास बी में आते हैं या क्लास सी में। क्योंकि अगर आप क्लास ए यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो आपका 50% आपको एक तरीके से जो एचआरए है वो मिलेगा। अगर आप क्लास बी सिटी में है तो आपका 40%, यानी कि अर्बन में है तो आपको 40% मिलेगा। और क्लास थ्री या क्लास सी जिसे कहते हैं हम, उस टाइप की सिटी में है, यानी कि आप कह सकते हैं सेमी अर्बन रूरल, तो उस हिसाब में आपको जो आपका एचआरए होगा वो 30% हो जाएगा बेसिक पे का। ये इस हिसाब से कैलकुलेट करा गया है। तो इसी वजह से आपका जो सीटीसी है वो 6.14 से 6.50 के बीच में वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है फाइनल रिक्रूटमेंट होने के बाद में। अब इसके अलावा दूसरे क्या बेनिफिट्स हैं या दूसरी क्या चीज़ें हैं जो कि देख सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे या क्या बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे ग्रेड ओ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में, जो कि आपके ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर को मिलते हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं और उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो ऑफिसर है वो ताहा यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस, हॉल्टिंग अलाउंस, लोकल कन्वेंस, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, वीओएफ फैसिलिटी, इन सारी फैसिलिटीज जो कि ग्रेड ए को यानी कि असिस्टेंट मैनेजर को मिलती है उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन जूनियर असिस्टेंट मैनेजर को जो दूसरे अलाउंसेज हैं जैसे कि आपका पीएलआई परफॉर्मेंस लिंक्ड वेरिएबल इंसेंटिव या वेरिएबल पे, स्टाफ लोन, परक्विजिट्स, हॉलीडे होम्स बेनिफिट या दूसरी तरीके की जो फैसिलिटीज होती हैं जो कि अदर फुल टाइम एम्प्लॉयज को मतलब ग्रेड ए एंड अबव को जो मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। केवल ताहा, लोकल कन्वेंस, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी और वीओएफ फैसिलिटी ये ही मिलेगी अगर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए सेकंड पॉइंट में कि ऑफिसर्स जो होंगे वो सीटीसी जो ड्रॉ कर रहे होंगे वो टोटली आपका डिपेंड करेगा कि जो कंपनसेशन ऑफ ऑफिसर्स है वो हो सकता है जब आप प्रमोट कर जाएं ग्रेड ए पे, ग्रेड ओ से जब आप ग्रेड ए पे पहुंच जाएं तो जो सीटीसी वाला कंपनसेशन वाला पार्ट है कि वो उसी को कंटिन्यू करें। जो इस टाइम पे ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर को जो आपका बेसिक पे मिलती है जो कि आईबीए नॉर्म्स के हिसाब से है उस हिसाब से मिल रही है। लेकिन अगर आप ग्रेड ओ से यानी कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर से ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पे जाएंगे तो आपका ये ज़रूरी नहीं है, ये टोटली बैंक के ऊपर है कि वो आपको जो इस टाइम पे आईबीए के नॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे ग्रेड ए पे प्रमोट करता है या फिर जो सीटीसी वाला पार्ट है उसके बेसिस पे आपको लेके चलता है। यहाँ पे उन्होंने वो चीज़ साफ साफ लिखी हुई है कि द बैंक में एट इट्स डिस्क्रिप्शन कंटिन्यू विद सीटीसी स्ट्रक्चर ऑफ कंपनसेशन फॉर दोज ऑफिसर्स इवन आफ्टर प्रमोशन टू ग्रेड ए। तो यहाँ पे आप ये मत सोच के चलिएगा कि अगर हम ग्रेड ए हो जाते हैं तो हमको जो है आईबीए के जो नॉर्म्स हैं जो बेसिक पे चल रही है दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उसी के हिसाब से पे मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बैंक चाहेगा तो करेगा, अदरवाइज वो केवल सीटीसी वाला जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसी पे आपको आगे बढ़ा देगा या प्रमोट कर देगा। एनुअल इंक्रीमेंट जो होगा मिनिमल वो आपका 3% होगा, वो भी बेस्ड करेगा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। और यहाँ पे देखिए रैंकिंग होती है, यहाँ आईपीएस करके रैंकिंग होती है एनुअल बेसिस में आईडीबीआई बैंक में, जिसमें पीजी 1, पीजी 2, पीजी 3, पीजी 4 एंड पीजी 5। पीजी 1 इज द बेस्ट और पीजी 5 और पीजी 4 को आप कह सकते हैं कि सबसे नीचे ये निचले स्तर पे आता है। तो डिपेंड करेगा कि आपकी ग्रॉस सैलरी जो है उस पर इंक्रीमेंट, अगर आप पीजी 1 आपकी रेटिंग है तो 6%, पीजी 2 है 5%, पीजी 3 4% और पीजी 4 एंड पीजी 5 को केवल 3%, मतलब मिनिमम 3% तो आपका इंक्रीमेंट होगा एनुअली। लेकिन अगर आपकी पीजी 1 रैंकिंग आती है तो आपको मैक्सिमम 6% तक आपका मिल जाएगा ग्रॉस सैलरी पे इंक्रीमेंट। ये चीज़ है। इसके बाद जैसे ये बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि आईपीएस की जो रैंकिंग होती है। प्रोबेशन पीरियड और कंफर्मेशन, प्रोबेशन पीरियड में होंगे आप जब फाइनली रिक्रूटमेंट किसी का होगा तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा जो कि मैक्सिमम 2 साल तक बढ़ सकता है। अगर बैंक को लगता है कि जो पर्टिकुलर ऑफिसर आया है उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो हमें इसका प्रोबेशन बढ़ाना चाहिए, तो मैक्सिमम आपका 2 साल तक हो सकता है प्रोबेशन। और अदरवाइज मिनिमम 1 ईयर का तो है ही है। पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र के बारे में दिया हुआ है कि जैसी भी बैंक की रिक्वायरमेंट होगी
या जैसा भी लगेगा कि किस पर्टिकुलर रीजन में या किस स्टेट में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और तो वहाँ से आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह पर करा जा सकता है। ये टोटली बैंक के ऊपर होता है। ये केवल आपके जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में नहीं, किसी भी ग्रेड ए ऑफिसर्स हों या कहीं पे भी हों, तो उसके इन लाइन में होता है कि आपका एज पर रिक्वायरमेंट, बैंक्स रिक्वायरमेंट आपका ट्रांसफ़र करा जा सकता है। और जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मूवमेंट, जब अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो जो आपको अमाउंट मिलता है ट्रांसफ़र होने पे, शिफ्ट होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आपको प्रॉपरली मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। बाकी ये परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर वही चीज़ आ गई है कि आपकी जो एनुअल रेटिंग होगी और ये सब होगा। और कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में दिया हुआ है कि प्रमोशन के लिए, ग्रेड ए के लिए जो भी गाइडलाइंस होंगी बैंक की प्रमोशन पॉलिसी के हिसाब से, जो कि टाइम टू टाइम आपकी चेंज होती रहती हैं, उस हिसाब से चलेगा। टर्मिनल और रिटायर बेनिफिट जो है वो मैंने आपको बता ही दिया था, जो आपको सैलरी स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने, कि उसमें आपका एनपीएस कितना कटेगा, प्लस आपका दूसरी जो चीज़ें हैं वो कितनी कटेंगी। लीव रूल्स का है, तो लीव रूल्स देख लेते हैं कि लीव कितनी मिलेंगी आपका। जितने भी ऑफिसर्स होंगे उनको ऑर्डिनरी लीव के एनकैशमेंट की परमिशन होगी, जो कि मैक्सिमम 15 दिन का होगा। और वो भी वंस एवरी 2 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स सर्विस इन ग्रेड ओ। मतलब जब आपकी सर्विस का कंप्लीशन हो जाएगा, मतलब 2 साल आप कम से कम काम कर लेंगे एज ए ग्रेड ओ, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, तब आप मैक्सिमम 15 डेज का जो ऑर्डिनरी लीव की एनकैशमेंट होती है वो ले सकते हैं। और ये आपकी एक्रू होती रहेगी लीव्स, जो कि अदर ऑफिसर्स के लिए भी आपका जो रूल होता है उसी हिसाब से है। नोटिस पीरियड की बात तब आती है जब अगर आप रिज़ाइन करते हैं या जॉब छोड़ना चाहते हैं। तो अगर आप प्रोबेशन में होंगे तो उस टाइम पे आप 1 मंथ का आपके पास प्रोबेशन होगा। जब कंफर्म्ड हो जाएंगे आप एज एन जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, तो मैक्सिमम 3 महीने का आपको नोटिस पीरियड सर्व करना होगा जॉब क्विट करने के, मतलब क्विट करने से पहले, ये चीज़ है। और अकोमोडेशन की बात करते हैं कि अकोमोडेशन जो है, किसी भी तरीके का कोई अकोमोडेशन या रीइंबर्समेंट, जो कि एक तरीके से लीज फैसिलिटी है जो हम लोगों को मिलती है ग्रेड ए एंड अबव को, वो किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे नहीं है एप्लीकेबल, तो वो नहीं मिलेगी। ऑफिसर को अपने जो अमाउंट मिलेगा, उन्हें जो नेट सैलरी मिलेगी, उसके बेसिस पे ही अपने आप ही जितना भी है अरेंजमेंट करना होगा रहने का। ताहा का मैंने आपको बता ही दिया था, जो लोकल कन्वेंस है वो ग्रेड ए जो ऑफिसर्स हैं उनके हिसाब से जितना उनको लिमिट एप्लीकेबल है वही मिलेगी। तो मोटी मोटी बातें यही सब हैं बेसिकली जो इसमें दिया हुआ है। और सेल्स एंड ऑपरेशंस और इन सब का मैंने बता ही दिया कि आपका क्या चीज़ होती है। तो ये चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जितना मुझे अभी तक पता चला, इंफॉर्मेशन जो मिली। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे वीडियो शेयर कर देना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि लोगों को इसमें जाना चाहिए कि नहीं, तो मेरा कहना ये है कि ये वो लोग ज़्यादा ट्राई करें जाने की जिनकी उम्र जो है काफ़ी बढ़ गई है, और उनको लग रहा है कि उनका किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक में अब अभी तक हुआ नहीं है और जिम्मेदारी उनके ऊपर ज़्यादा है। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा कि है ये, कि एटलीस्ट कम से कम वो इस जगह पे अप्लाई करें, ज्वाइन कर लें, अपना एक्सपीरियंस लें, और एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपना साइड बाय साइड अपने वो तैयारी कर सकते हैं दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। और जब वहाँ पे ऑफिसर लेवल की कोई और वैकेंसी आती है बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, तो वहाँ अप्लाई करके निकल सकते हैं, जो आपका लिटरल एंट्रीज होती हैं अबव स्केल्स के लिए। लेकिन अगर आपकी अभी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए तैयारी करें प्रॉपरली अच्छे से। और वहाँ पे कोशिश करें कि आप एज ए पीओ निकल जाएं, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा इन कंपैरिजन टू जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बेसिकली उन लोगों के लिए मैं ज़्यादा कहूँगा जिनकी एज 28, 29, 30 के आसपास है, और उनका अभी तक पब्लिक सेक्टर बैंक में कहीं हुआ नहीं है, एज भी निकल रही है, प्लस घर से भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, आपकी जिम्मेदारी घर वालों को उठानी पड़ रही है, तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी यही रहेगी। लेकिन अगर आपकी एज 22 से 25 के बीच में है, तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ज़्यादा तैयारी करें, और कोशिश करें कि आप अपनी पूरी तैयारी करके उस एग्ज़ाम को निकालें और वहाँ पे एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करें। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी हर इंसान की सिचुएशन के हिसाब से उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मैंने अपना केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को, जो भी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की कुछ डिटेल्स लेना चाह रहे थे, उनको काफ़ी कुछ इससे मदद मिलेगी। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।